हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम आपके साथ 3 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो जेई मेन का पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दिया हुआ है, मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L टू बी मेड अप ऑफ a thin cylindrical bar of radius A and a concentric thin cylindrical shell of radius B filled in between with an electrolyte of resistivity rho. If the battery is connected to a resistance of value capital R, the maximum joule heating in R will take place for. Okay, so हमें यहाँ पर एक इस तरह की बैटरी इमेजिन करना है। उसमें ये एक सिलेंडर है और इसको हमने एक दूसरे बड़े सिलेंडर से इनक्लोज कर रखा है। ओके, सो देयर इज अनदर सिलेंडर, उससे हमने इस वाले सिलेंडर को इनक्लोज कर रखा। अंदर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस A है और बाहर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है B, और इन दो सिलेंडर्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल कर रखा है। उस इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी जो है वो रो हमें दे रखी है। एंड देन फिर ये पूछ रहे हैं कि इस बैटरी को हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट करें, सो मैक्सिमम जूल हीटिंग के लिए उस कैपिटल R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होता है विच सेज कि मैक्सिमम जूल हीटिंग तब होगी या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तब होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ पे ये करना है कि टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R लिखा हुआ है वो इस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। सो हमें बस यहाँ पर कैलकुलेट करना है व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सच अ बैटरी। ओके, अब इसमें हमें ध्यान क्या देना है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स होंगे वो एक अंदर वाला सिलेंडर और बाहर वाला सिलेंडर, ये टर्मिनल्स की तरह से काम करेंगे। सो जो भी कनेक्शन है, एक पॉइंट यहाँ से होगा, लोअर हायर जो भी कह लीजिए। सो एक कनेक्शन यहाँ पर होगा और दूसरा कनेक्शन आउटर सिलेंडर पर होगा। दैट मीन्स कि चार्जेस का फ्लो जो होगा वो अंदर वाले सिलेंडर से बाहर की तरफ या बाहर वाले सिलेंडर से अंदर वाले सिलेंडर की तरफ होगा। ओके, डिपेंड्स कि कौन सा सिलेंडर हायर पोटेंशियल पर है। ओके, सो चार्जेस यहाँ जो है वो रेडियल डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेट अस सपोज आउटवर्ड जो सिलेंडर है उससे अंदर वाले सिलेंडर की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको हम लेते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर जो दो सिलेंडर्स के बीच में इलेक्ट्रोलाइट का रीजन है उसमें अगर हम लेंथ की बात करें सो दैट विल बी अलोंग द रेडियस। ओके, एंड देन जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर जो क्रॉस सेक्शन होगा, जो एरिया होगा, वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। सो हम टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं रो L अपॉन A, तो उसमें L जो है वो रेडियल डायरेक्शन में लेंथ होगी और उस रेडियल के परपेंडिकुलर जो सरफेस एरिया होगा चारों तरफ वो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा इस तरह से। सो इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से इसको कैलकुलेशन इसकी करनी है। ओके, अब यहाँ पर अब इसका टोटल रेजिस्टेंस A से लेकर B के बीच में कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंटल सिलेंडर इमेजिन करें, उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें एंड देन उसको हम इंटीग्रेट करके टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंटल सिलेंडर इमेजिन कर रहे हैं इस तरह से। ओके, उसकी रेडियस x है एंड इस एलिमेंटल सिलेंडर की थिकनेस हमने यहाँ पर x के कंटिन्यूएशन में dx ले रखी है। ये जो थिकनेस है इस सिलेंडर की, ये हमने रेडियस x ले रखी है और इसकी जो ये थिकनेस है लेट्स कॉल दैट dx। अब इस तरह का एक सिलेंडर जो होगा, अब इसकी थिकनेस जो होगी उसके थ्रू चार्जेस मूव करेंगे। सो थिकनेस यहाँ पर लेंथ की तरह से होगी और उसका जो पूरा सरफेस एरिया है जिसके थ्रू चार्जेस मूव कर रहे हैं वो हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो इस तरह का एक थिन सिलेंडर है
उसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हम कैलकुलेट करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, सो लेट अस से इसका जो रेजिस्टेंस है, स्मॉल रेजिस्टेंस डी आर, वो क्या हो जाएगा, रो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा रो एंड एल, एल क्या है, थ्रू द थिकनेस ऑफ दिस सिलेंडर विच इज डी एक्स, तो एल की जगह पर हम लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाय द एरिया थ्रू विच चार्जेस आर मूविंग। ओके, सो एरिया यहां पर क्या हो जाएगा, एंड यहां पर हमें सिलेंडर की लेंथ जो है वो एल दे रखी है। ओके, सो एरिया यहां पर हो जाएगा टोटल cylindrical area, total curved surface area of the cylinder, that will be 2 pi x into L, ये हो जाएगा। ओके, सो एरिया यहाँ पर हो जाएगा 2 pi x into L। ओके, इस तरह से। अब इसमें कुछ ज़्यादा और मैनिपुलेशन नहीं करना है। दिस इज resistance of that elemental cylinder, then total resistance of such a system, total resistance, उसके लिए हम इस पार्ट को इंटीग्रेट कर देंगे। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट। सो इसमें से हम रो अपॉन 2 पाई एल, ये चीज़ें कांस्टेंट है, उसको हम बाहर ले लेते हैं, 2 पाई एल। इंटीग्रेशन में हमारे पास बचेगा डी एक्स अपॉन एक्स, और एक्स जो है वो एक्स इज इक्वल टू बी से, सॉरी एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक वेरी कर रहा है, तो इसकी लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम ए टू बी। ना इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये हो जाएगा एल एन एक्स, एंड लिमिट्स रखेंगे तो वो फाइनली आएगा, सो यहाँ पर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनली आएगा रो अपॉन 2 पाई एल, एंड देन डी एक्स अपॉन एक्स, ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे, सो उसकी वैल्यू आ जाएगी एल एन बी अपॉन ए। सो दिस इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सच अ बैटरी, एंड फ्रॉम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, maximum power transfer theorem says that total external resistance had to be total internal resistance for maximum joule heating. Okay, so this R has to be rho upon 2 pi L ln B upon A. Okay, so options अगर हम देखें, so option number 4 is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, when the wavelength of radiation falling on a metal is changed from 500 nanometer to 200 nanometer, the maximum kinetic energy of the photoelectrons becomes 3 times larger. The work function of the metal is close to. ओके, सो हमें यहाँ पर दो अलग अलग वेवलेंथ्स दी हुई है, एंड काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रही है, तो इस इंफॉर्मेशन से वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो आइंस्टाइन का जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, दैट सेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज hc अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। ओके, सो लेट अस से जब पहली वेवलेंथ है तो उस टाइम पर काइनेटिक एनर्जी k है, सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सो दिस इज लैम्डा 1। एंड नेक्स्ट टाइम जब दूसरी वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं 200 नैनोमीटर की, तो काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो जा रही है, सो नेक्स्ट टाइम्स दिस इज 3k इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस द सेम वर्क फंक्शन। ओके, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें, अब इसके आगे फर्दर ये कैलकुलेशन है। 2 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पे बचेगा 3 इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस 5 अपॉन hc अपॉन लैम्डा 2, सॉरी 2 को हमने 1 से डिवाइड किया है, सो ऊपर ये लैम्डा 2 होगा, एंड दिस वन विल बी लैम्डा 1। ओके, माइनस 5। नाउ यहाँ पे हम वैल्यूज़ रखें, हमें वेवलेंथ नैनोमीटर में दे रखी है, इन दैट केस इट्स hc की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो होती है उसको हम लिखते हैं 1240। ओके, एंड दैट डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 जो है वो 200 है, सो दिस डिवाइडेड बाय 200 माइनस वर्क फंक्शन, and whole thing divided by again hc 1240 divided by initial wavelength which is 500 minus work function is equal to 3. Okay, so इसको अगर हम कैलकुलेट करें, so 12400 अपॉन 500, अगर इसको हम कैलकुलेट करें सो ये आएगा 2.48। ओके, और इसकी वैल्यू अगर हम देखें 12400 अपॉन 200 दैट विल बी 7.44। ओके, सो ये हो जाएगा 2.48, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 टाइम्स
2.48 minus 3 times phi is equal to 0 upon 200 will be 7.44. Okay. Sorry, not 7.44, that is 6.2. ये हो जाएगा 6.2 माइनस वर्क फंक्शन. ओके, सो 3 phi उधर ले जाएंगे, प्लस 3 phi माइनस phi इज 2 phi. ओके, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा 7.44 एंड माइनस 6.2. ओके, सो दिस इज 1.24 डिवाइडेड बाई 2 इज 5. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, सो दिस इज 0.62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आ जाएगा वर्क फंक्शन. और ऑप्शंस जो हमें दिए हुए हैं उसमें 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी द क्लोजेस्ट वन. सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट. अगला क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M, length capital L and radius capital R about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of the cylinder is I is equal to. तो इस तरह से एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसकी लेंथ L है, मास M है, रेडियस R है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं. दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर to the axis of the cylinder and passing through the center of the cylinder. So इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दे रखी है m टाइम्स r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l स्क्वायर अपॉन 12. ये दे रखा है. If such a cylinder is to be made for a given mass of material, the ratio L over R for it to have minimum possible I is. तो यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ और रेडियस चेंज कर सकते हैं फॉर अ गिवन मास, एक ऐसा मास दिया हुआ जिसकी रेडियस और लेंथ हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो उसके लिए L अपॉन R इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. ओके, सो फॉर अ गिवन मास I इज टू बी मिनिमम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लेंथ ओवर रेडियस रेशियो. ओके, सो यहाँ पर हमें I को मिनिमम कैलकुलेट करना है, उससे यहाँ पर इसको हमें मिनिमम रखना है एंड देन इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये हमारा है क्वेश्चन. ओके, सो मिनिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें R और L दोनों ही वेरी कर रहे हैं, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएशन जो आना चाहिए वो क्या होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0. ओके, सो हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर I टू बी मिनिमम, for I to be minimum, di over, now R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, di over dr has to be 0. now अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, m तो कांस्टेंट है उसको पहले ही बाहर ले लेते हैं, m टाइम्स, now इसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2R अपॉन 4, तो हमारे पास बचेगा R अपॉन 2 एंड ये L है, सो इसको चेन रूल से अगर हम करें तो ये हो जाएगा 2L और 2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, तो L अपॉन 6 एंड देन हमारे पास बचेगा DL ओवर DR. ओके, एंड दिस हैज़ टू बी 0 फॉर I टू बी मिनिमम. ओके, अब फर्दर DL अपॉन DR ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर L और R में हमें कोई एक रिलेशन मिल जाए तो वहाँ से हम DL अपॉन DR निकाल सकते हैं. ओके, सो वी नो दैट कि मास ऑफ अ सिलेंडर कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू इट्स वॉल्यूम विच इज पाई r स्क्वायर इनटू L, एंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिस मास हैज टू बी कांस्टेंट. ओके, सो यहाँ से इनफैक्ट मास कांस्टेंट है, डेंसिटी भी उसकी कांस्टेंट होगी, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो r स्क्वायर इनटू L इज अ कांस्टेंट. ओके, नाउ हमें DL अपॉन DR इसकी वैल्यू चाहिए, तो डेफिनेटली इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है R के रिस्पेक्ट में इस एक्सप्रेशन को. सो R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये एक प्रोडक्ट है, सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज एंड देन DL अपॉन DR प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट विच विल बिकम 2R, दिस हैज़ टू बी 0. नाउ यहाँ से एक R ये कैंसिल हो गया और DL अपॉन DR
इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -2l, ये हो जाएगी। ओके, सो dl ओवर dr, उसकी जगह हम ये पुट करेंगे। अब इस ब्रैकेट को ही 0 होना है, ये तो कांस्टेंट है, तो हम क्या लेके चलेंगे फिर, r/2 प्लस l ओवर 6 एंड देन dl ओवर dr इज -2l, सॉरी दिस इज नॉट -2l, एक r यहां पर भी बच गया है, सो दिस विल बी -2l अपॉन r, ओके, -2l अपॉन r, ओके, सो -2l अपॉन r, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इधर ले जाएं, सो ये हो जाएगा r/2 इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ पर हो जाएगा, सो l स्क्वायर अपॉन 3r, r को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो r स्क्वायर इज इक्वल टू, या r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू l स्क्वायर अपॉन 3, एंड हमें l अपॉन r उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से l अपॉन r होल स्क्वायर विल बी 3/2, ओके, सो l ओवर r विल बी इक्वल टू √3/2। सो लेंथ और रेडियस का रेशियो इतना अगर होगा, इन दैट केस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सिलेंडर फॉर अ गिवन मास विल बी मिनिमम, ओके। सो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस। तो एक EM वेव में मैग्नेटिक फील्ड वाला कंपोनेंट यहाँ दिया हुआ है, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट एंड देन द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ओके। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा वो हमें बताना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, और यहाँ पर ये प्लस साइन है और ये लिखा हुआ है y। सो ये बता रहा है कि जो प्रोपगेशन है वो y एक्सिस में है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, इसका मतलब प्रोपगेशन नेगेटिव y एक्सिस में हो रहा है, ओके। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए आई कैप दिया हुआ है, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स जो है वो x एक्सिस के डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं और प्रोपगेशन y एक्सिस में है। सो नेचुरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा दैट विल बी अलोंग z एक्सिस, ओके। बट कौन सा पॉजिटिव z या नेगेटिव z होगा, यही हमें यहाँ पर देखना होगा। सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का c टाइम्स होता है, ओके। सो c इज 3 × 10⁻⁻8 एंड मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है 3 × 10⁻⁻8। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, 3 × 3 9 न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा, ओके। सो एम्पलीट्यूड मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। फर्दर ये जो आर्गुमेंट है, जो फेज एंगल है, ये सेम रहेगा एंड हमें बस ये पता करना है कि कौन सी एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें मालूम है कि जो प्रोपगेशन होता है वो E क्रॉस B की डायरेक्शन में होता है, E क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी उधर ही EM वेव मूव प्रोपगेट कर रही है। सो अब यहाँ पर प्रोपगेशन हमें दिया हुआ है कि y एक्सिस में हो रहा है, नेगेटिव y एक्सिस में हो रहा है। सो लेट अस से ये नीचे हम बना लेते हैं, ये नेगेटिव y एक्सिस है, इधर प्रोपगेशन हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव x एक्सिस में है, इस तरह से इधर मैग्नेटिक फील्ड है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर हो कि E क्रॉस B नेगेटिव y में आ जाए, ओके। सो ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हम बाहर लेते हैं, बाहर मतलब पॉजिटिव z एक्सिस में लेते हैं, तो E क्रॉस B करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव y एक्सिस में, बट हमें नेगेटिव y एक्सिस में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, इनटू द प्लेन, दैट मीन्स नेगेटिव z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, देन E क्रॉस B is this is the propagation, okay. So that means electric field is along negative z axis. So अगर negative z axis में electric field है तो उसका equation हम लिख सकते हैं, E is equal to the amplitude which is 9 and then sine and the whole phase angle will be same 200 pi y plus ct and this vector is along minus z axis, okay.
सो माइनस के कैप आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स होती हैं। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, -9 sin 200 pi y plus ct k cap। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, a charged particle carrying charge 1 microcoulomb is moving with velocity 2I cap plus 3J cap plus 4K cap meter per second if an external field of 5A cap plus 3J cap minus 6K cap into 10 raised to the power minus 3 Tesla exists in the region where the particle is moving, then the force on the particle is, okay, सो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू जो फैक्टर है वो -9 में आएगा। सो एफ की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स फार्मूला इज QV क्रॉस B। ये हो जाएगा। चार्ज हमें यहाँ पे दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, सो दिस इज 10 raised to the power -6 एंड वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट इज 2I plus 3J, 2I plus 3J and plus 4K cap, and then cross magnetic field vector is 5I plus 3J minus 6K cap into 10 raised to the power -3। okay, so -6 -3 ये फैक्टर पहले ही 9 हो गया एंड देन रेस्ट हमें ये कैलकुलेशन करनी है। सो सिंपली हमें क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मेथड जो होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट अस राइट, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर I J K I और फर्स्ट वेक्टर हमारा जो है उसके कंपोनेंट्स हैं 2 3 4 2 3 4 एंड देन सेकेंड वेक्टर उसके कंपोनेंट्स हैं 5 3 -6 5 3 -6। सो I के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, सो ये हो जाएगा -18 एंड देन -12 और फिर J के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे -J करके, सो 2 into -6 is -12 एंड देन 5 into 4 is 20, so -20 एंड देन प्लस K के अलॉन्ग एक्सपेंशन कैसे होगा, 2 into 3 6 -15, so 6 -15। okay, so ये हो गया -30। okay, so this is -30 I cap एंड ये हो गया -32 और ये प्लस माइनस, ये हो जाएगा +32J एंड देन 6 -15 will be -9, so this is -9K। okay, so ये हो जाएगी फोर्स की वैल्यू एंड उसके साथ ये फैक्टर आएगा 10 raised to the power -9 का, तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ हमें -10 raised to the -9 का जो फैक्टर है उसी की वैल्यू बतानी थी। सो दिस इज -30I plus 32J -9K एंड देन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है A 750 Hz 20 volt RMS वैल्यू है, 20 volt source is connected to a resistance of 100 ohm, an inductance of 0.1803 Henry and a capacitance of 10 microfarad और all in series। तो एक LCR सर्किट है। देन क्या कह रहे हैं, द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस जिसकी हीट कैपेसिटी दे रखी है 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस विल गेट हीटेड बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अस्यूम नो लॉस ऑफ हीट टू द सराउंडिंग। सो यहाँ पर हमें टाइम कैलकुलेट करना है। ओके, सो टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब ये एक LCR सर्किट है और इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर जो है अगर उसको हम आइडियल लें, सो जो भी पावर लॉस होता है वो इस रजिस्टर पर होता है। ओके, सो इस सर्किट में अगर हम पावर लॉस कैलकुलेट कर ले, देन पावर लॉस कैन बी रिटन एज हीट डेवलप्ड अपॉन टाइम। ओके, सो यहाँ से डेल्टा T हम कैसे लिख सकते हैं, अब ये डेल्टा Q जो है उसको कैलोरी मेट्री की जो थ्योरी होती है हीट ट्रांसफ़र की, वहाँ से हम इस डेल्टा Q को लिख सकते हैं MS डेल्टा T डिवाइडेड बाय दिस पावर। ओके, अब ये जो वैल्यू है MS दैट इज़ हीट कैपेसिटी, उसकी वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर चेंज
द टाइम इन विच द रेजिस्टेंस विल गेट हीटेड अप बाय 10 डिग्री सेल्सियस। सो हीट की वजह से 10 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो ये वैल्यू भी हमें दे रखी है एंड देन यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड वी कैन कैलकुलेट द पावर लॉस इन द सर्किट। ओके, तो LCR सर्किट में पावर लॉस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? P इज इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई लिख सकते हैं, या आई स्क्वायर जेड कॉस फाई लिख सकते हैं, या V स्क्वायर अपॉन जेड इंटू कॉस फाई ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ओके, एंड कॉस फाई की जो वैल्यू होती है इम्पिडेंस डायग्राम से अगर हम देखें, सो दिस इज V स्क्वायर अपॉन जेड एंड कॉस फाई की जो वैल्यू होती है दैट इज R ओवर Z ये होती है। सो पावर लॉस इन द सर्किट विल बी V स्क्वायर R अपॉन Z स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके, सो V तो हमें दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, अब हमें कैलकुलेट करना है इसका टोटल इम्पीडेंस क्या होगा। सो वी नो इम्पीडेंस हम कैसे लिखते हैं, Z इज इक्वल टू XC माइनस XL होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें XC और XL कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यूज़ दे रखी हैं एंड देन वहाँ से XC और XL कैलकुलेट करना है, फिर हमें Z मिलेगा, यहाँ पे हमें पुट करना है। सो इसके आगे अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, लेट अस सी कैसे होगा ये। वी नो XC इज इक्वल टू, इन सबको अगर हम अलग अलग कैलकुलेट करें, सो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, एंड ओमेगा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 न्यू इंटू C, and then put the values. 2 pi will be 6.28 into frequency which is 750, and then capacitance which is 10 microfarad, so it will become 10 raised to the power minus 5. Okay, so इसको अगर हम calculate करें, so ये पूरा आ जाएगा 21.2 ohm. Okay, capacitive reactance. Similarly XL जब हम calculate करेंगे, this is omega L और 2 pi nu L. So this is 6.28 and nu 750 and inductance is 0.1803 ये आ जाएगा। So इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें, this is 849.2 ओम ये आ जाएगा। एंड देन हमें XC माइनस XL कैलकुलेट करना है। सो XC माइनस XL उसका होल स्क्वायर होना है, XC माइनस XL या XL माइनस XC एक ही बात होगी। सो XL माइनस XC अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, so that will be 849.2 minus 21.2, so that will be 828 ohm ये हो गया। अब यहाँ से R यूज़ करके हमें Z कैलकुलेट करना है। so Z will be equal to XC minus XL is 828 whole square plus R square which is 100 square। so इसको अगर हम कैलकुलेट करें, so this finally comes out 834 ओम। ओके, Z की वैल्यू जो है वो 834 आ गई है। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन है एंड देन हमें यहाँ से पावर कैलकुलेट करना है। सो पावर विल बी V स्क्वायर, V हमें दिया हुआ है 20 स्क्वायर इंटू R विच इज़ 100 डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 834 स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, so this is finally 0.057 ये आ जाएगा वॉट और जूल पर सेकेंड। ओके, सो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिखा है, यू कैन सी हियर, यहाँ से हमें टाइम निकालना है। सो टाइम विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। सो टाइम विल बी इक्वल टू हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 जूल पर डिग्री सेल्सियस। सो 2 and then change in temperature is 10 degree Celsius divided by power जो हमने कैलकुलेट किया है 0.057। okay? so यहाँ से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, so this is approximately 350 second ये आ जाएगा टाइम। and then if we look at the options, the answer, the closest answer will be 348 second। so third answer is the correct one। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन अ रेडियोएक्टिव मटेरियल द फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर टाइम t is 9/16, then the fraction that was remaining after t/2 is,
ओके। सो फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी का जो लॉ होता है उससे हम क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ nuclei decayed, number of nuclei remaining in the sample is equal to n naught e raised to the power minus lambda t, ये हो जाएगा। So the fraction remaining in the sample, ये initial size है sample का, so fraction remaining in the sample is equal to e raised to the power minus lambda t, ये होता है। ओके, सो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी टाइम के बाद ये जो फ्रैक्शन है वो 9/16 है। सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 9/16 आफ्टर टाइम टी। ओके, सो 9 टी टाइम के बाद फ्रैक्शन की वैल्यू इतनी है। एंड देन हमसे पूछ रहे हैं कि इसके आधे टाइम पर ये फ्रैक्शन क्या रहा होगा। ओके, सो लेट अस से कि ये जो फ्रैक्शन है ये t/2 पर क्या लिख सकते हैं इसको, e raised to the power minus lambda t/2 ऐसे हम लिख सकते हैं। एंड अब इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर एक्सपोनेंट में ये जो 2 आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं e raised to the power minus lambda t एंड देन होल पावर हाफ, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है विच इज 9/16, दैट मीन्स 9/16 होल raised to the power हाफ। ओके, सो दिस इज हमें स्क्वायर रूट लेना है, ये हो जाएगा 3/4. So the fraction remaining in the sample at t/2 is 3/4. So जो options दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल। A balloon filled with helium 32 degrees Celsius and 1.7 atm pressure burst. Immediately afterwards the expansion of helium can be considered as, okay, so बिल्कुल बेसिक एकदम है ये। हीलियम बलून है वो सडनली बर्स्ट कर रहा है तो जो एक्सपेंशन होगा गैसेस का दैट विल बी टू फास्ट। ओके, सो इस तरह का इतना फास्ट एक्सपेंशन, इतना फास्ट प्रोसेस जो होगा दैट कैन नेवर बी रिवर्सिबल। सो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। एंड ये जो सडन एक्सपेंशन होता है इट इज़ सो सडन कि वहाँ पर जो सैंपल है हमारा, जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं कर पाता है। सो इट विल बी एन एडियाबैटिक प्रोसेस। सो दिस इज इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उससे ये सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 and 1.02 एटमॉस्फेयर। ओके, सो नेट प्रेशर पहली वाली बबल के अंदर दिया हुआ है 1.01 atm। ओके, और बाहर हमें मालूम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट इज 1 atm। सो अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, सो डेल्टा P1 बबल 1 के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है दैट इज 0.01 atm। सिमिलरली दूसरी बबल के अंदर नेट प्रेशर दिया हुआ है 1.02 atm। सो एक्सेस जो होगा दैट विल बी 0.02 atm। सो दोनों बबल्स में ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यूज हो जाएंगी। एंड हमसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। ओके, सो वी नो सोप बबल्स के केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट कैन बी रिटन एज 4T अपॉन द रेडियस ऑफ द बबल, दिस T इज सरफेस टेंशन। नाउ इन दोनों का रेशियो अगर हम लें, सो दोनों ही सोप बबल्स हैं, सो ये T कैंसिल हो जाएगा। सो अगर यहाँ से हम देखें तो एक्सेस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। एंड देन अगर हम ये लिखेंगे डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 दैट विल बी R2 अपॉन R1। और डेल्टा P1 डेल्टा P की वैल्यूज हमें मालूम है, दिस इज 0.01 एंड 0.02। फ्रैक्शन लेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। ओके, दैट मीन्स R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 2। सो दोनों की रेडियाई का रेशियो क्या है ये हमें मिल गया। एंड देन वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। सो स्फेरिकल बबल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r cube। दैट मीन्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। सो V1 अपॉन V2 विल बी R1 अपॉन R2 होल क्यूब, ये हो जाएगा। सो इसकी वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट की है, 2 का क्यूब विल बी 8। सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स विल बी 8:1। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ
its radius is roughly equal to that of the Earth's radius RE. By firing rockets attached to it, its speed is instantaneously increased in the direction of its motion so that it becomes under root 3 by 2 times larger. So यहाँ तक क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट नियरली सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है और उसकी जो ऑर्बिट है दैट इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज RE. एंड देन सडनली रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं और उसकी वजह से उसकी जो स्पीड है वो उसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इंक्रीज हो जा रही है और कितनी हो जा रही है, अंडर रूट 3 by 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रही है. सो हमें मालूम है कि इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट में अर्थ के सरफेस के पास अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है तो उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट GM अपॉन R या अंडर रूट स्मॉल g इंटू RE. ओके, सो RE ये होती है वैल्यू फॉर सैटेलाइट्स विच आर वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ. देन जब यहाँ पर इसको इम्पल्स मिल रहा है, रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, तो उसकी स्पीड यहाँ पर ये बढ़कर V0 से V हो गई है और V जो है वो इस V0 से अंडर रूट 3 by 2 टाइम्स ज़्यादा है. ओके, दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 by 2 एंड देन V0 is under root GRE. Okay, so after firing rockets, the speed of the satellite becomes this. Then फिर हमसे क्या पूछ रहे हैं, due to this the farthest distance from the center of earth that the satellite reaches is capital R, then the value of R is. Okay, so इस तरह के impulse provide करने की वजह से वो एक तरह का स्लिंग शॉट हो जाएगा एंड देन जो सैटेलाइट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगी, समथिंग लाइक दिस. सो इट विल स्टार्ट गोइंग ऑन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट लाइक दिस. ओके, सो जो अर्थ का सेंटर होगा दैट विल बी एट द फोकस ऑफ दिस इलिप्स एंड यहाँ पर जब सैटेलाइट पहुँच रही है तो वो सेंटर से फारदेस्ट डिस्टेंस पर है और ये डिस्टेंस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये R है एंड इस टाइम पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल होगी से V डैश हो जा रही है. तो यही जो R डिस्टेंस है, द फारदेस्ट डिस्टेंस आफ्टर फायरिंग रॉकेट, द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, इसी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है आफ्टर वी प्रोवाइड द इम्पल्स टू द सैटेलाइट. ओके, उसके बाद क्या होगा. सो इम्पल्स क्या है, थोड़ी टाइम के लिए हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है एंड देन इट मूव्स ड्यू टू द ग्रेविटी. ओके, सो आफ्टर प्रोवाइडिंग इम्पल्स हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं. वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड ऑल्सो द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये दो चीज़ें होंगी हमारे पास, उसकी हेल्प से हम इस R की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हाट कैन वी राइट. Conservation of angular momentum, from conservation of angular momentum, यहाँ पर angular momentum क्या हो जाएगा, mv/re. वो जो हमारा r वेक्टर होगा, जो पोजीशन वेक्टर है, उससे ये 90 डिग्री एंगल पर है. सो ये हो जाएगा mv/re एंड एट द फारदेस्ट डिस्टेंस the velocity is again perpendicular to this position vector. So हम लिख सकते हैं mv-r. ओके, ये हो जाएगा. सो mm अगर हम ये कैंसिल कर दें सो हमें मिल जाएगा v/re is equal to v-r. सो लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हम क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. सो उसको अगर हम अप्लाई करें फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, व्हाट कैन वी राइट. यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE प्लस द काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m v स्क्वायर, नॉट VO स्क्वायर, v स्क्वायर आफ्टर प्रोवाइडिंग द इम्पल्स. सो v स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट दिस पॉइंट which is minus G m small m upon R and the kinetic energy half m v dash square. ये हो जाएगा.
सो इस पूरे इक्वेशन में स्मॉल m हम कैंसिल कर सकते हैं और 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। सो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमें -2g कैपिटल M अपॉन आर ई एंड देन प्लस m कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, सो जस्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू -2g कैपिटल M अपॉन r एंड देन प्लस हाफ m, ये हट जाएगा, सो v डैश स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम v डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से और v की वैल्यू जो हमने पहले निकाला था वहाँ से लिख सकते हैं एंड देन r एक वेरिएबल बचेगा, उसको हम इन प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस डू द कैलकुलेशन। ओके, अब हम यहाँ पर हम एक काम करें, इसको हम स्मॉल g में कन्वर्ट कर लें। सो दिस बिकम्स -2gm, इसमें आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आर ई स्क्वायर इंटू आर ई प्लस वी स्क्वायर, और v की वैल्यू लिखी हुई है √3/2g_r_e, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2g_r_e एंड देन इज इक्वल टू -2gm। अब यहाँ पर r है, हमें नीचे आर ई स्क्वायर चाहिए स्मॉल g बनाने के लिए, सो आर ई स्क्वायर और r तो ये पहले से ही है और आर ई स्क्वायर ऊपर और आ जाएगा प्लस v डैश। सो v डैश की वैल्यू इफ यू कैन सी, v डैश की वैल्यू हमारे पास है VRE अपॉन r, ये हो जाएगा, एंड v की वैल्यू हमने लिख रखी है √3/2g_r_e, ये v की वैल्यू है एंड देन RE अपॉन r ये आ जाएगा यहाँ पर। सो v डैश स्क्वायर हमें करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2g_r_e एंड देन RE अपॉन r होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। सो अब इसमें अगर हम देखें तो सबको स्मॉल g बना सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा स्मॉल g, सो -2g एंड देन RE प्लस यहाँ पर ये सिंपल 3/2g_r_e इज इक्वल टू, ये चीज़ हो गई स्मॉल g, सो -2 स्मॉल g RE स्क्वायर अपॉन r प्लस ये हो गया 3/2g_r_e एंड RE अपॉन r होल स्क्वायर। ओके, सो g_r_e सारे ही टर्म्स में आ रहे हैं, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, g_r_e g और एक RE एंड देन यहाँ से भी g_r_e ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज -2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -2 RE अपॉन r, ये हो जाएगा, एंड देन प्लस 3/2 g_r_e ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज RE अपॉन r होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। सो वी कैन सी कि ये इक्वेशन RE अपॉन r जो रेशियो है उसके टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर RE अपॉन r, इसको कोई एक दूसरा वेरिएबल ले लें, लेट अस से RE अपॉन r, इसको हम अल्फा सपोज कर लें, तो ये अल्फा में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा एंड दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम्स आउट टू बी 3α स्क्वायर -4α प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 3α स्क्वायर -3α माइनस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो 3α अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो अल्फा की जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी 1 एंड 1/3। ओके, सो अल्फा इज एक्चुअली RE अपॉन r, उसकी वैल्यू 1 भी है और 1/3 भी है। अगर हम 1 ले लेंगे तो r की वैल्यू RE के बराबर आ जाएगी, और अगर 1/3 लेंगे तो r की वैल्यू 3r के बराबर आएगी। सो r की जो वैल्यू आ रही है वो RE आ रही है और 3RE आ रही है। हमें फारदेस्ट डिस्टेंस पर ये इसकी वैल्यू चाहिए, सो फारदेस्ट डिस्टेंस पर ऑफ कोर्स ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, सो अब ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि उसकी जो डिस्टेंस मिनिमम होगी वो RE होगी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, विच इज एक्चुअली द पोजीशन जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है, जहाँ से फायरिंग हो रही है, एंड देन फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ विल बी 3RE। सो फ्रॉम ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी द सेकेंड वन 3RE। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, in the circuit shown in the figure, the total charge is 750 microcoulomb
and the voltage across capacitor C2 is 20 volt, then the charge on capacitor C2. ओके, सो टोटल चार्ज इस सर्किट में जो है वो 750 माइक्रो कूलम है, एंड C2 जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज ये दे रखा है 20 वोल्ट, देन C2 पर चार्ज कितना हो ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, C2 एंड C3 यू कैन सी ये दोनों पैरेलल में है, सो दोनों के अक्रॉस ये कॉमन वोल्टेज हो जाएगा, एंड यहाँ से C3 पर कितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So let us calculate charge on C3. Say this is Q3. So Q3 will be equal to C3 into V. So C is 8 and V is 20. So this is 160 microcoulomb. Okay. So इस पर 160 microcoulomb चार्ज है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये ध्यान देनी है कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा C2 C3 का जो कॉम्बिनेशन होगा, एक रजिस्टर मान लेते हैं C डैश है वो, तो C डैश और C1 सीरीज में है, उन दोनों पर सेम चार्ज होगा और वो सेम चार्ज टोटल चार्ज के इक्वल होगा, फर्दर और कोई कैपेसिटर नहीं है। सो ये जो टोटल चार्ज होगा यही इस पर भी होगा, और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन C डैश लेट अस से है, तो C डैश पर भी यही 750 होगा और इस पर भी 750 होगा। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन पर टोटल चार्ज 750 है, ये हमने पता कर लिया। C3 पर कितना है 160, एंड देन पैरेलल में चार्जेस डिवाइड होते हैं, टोटल 750 है, तो इस पर C2 पे कितना चार्ज होगा ये सिंपली सब्ट्रैक्ट करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वुड बी 750 माइनस 160। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें दिस कम्स आउट टू बी 590 माइक्रो कूलम। ओके, सो ऑप्शंस के अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, an elliptical loop having resistance capital R of semi major axis A and semi minor axis B is placed in a magnetic field as shown in figure. Okay, so एक elliptical frame इस तरह से है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर जो है वो एरिया के डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में, और यू कैन से उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस ये हमें दे रखा है। इफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस, ओके, सो ये है एक्स एक्सिस और इसके अबाउट हम लूप को रोटेट करा रहे हैं विथ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। सो ओमेगा से इसको एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कराएं, द एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू जूल हीटिंग इज। ओके, सो एवरेज पावर लॉस हमें कैलकुलेट करना है। एवरेज पावर लॉस इस तरह के सर्किट में क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R ये हो जाएगा, जहाँ पे V क्या है RMS वैल्यू है, एंड RMS वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, पीक अपॉन √2। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पीक स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन R ये हो जाएगा। और इस तरह का कोई फ्रेम, इस तरह का लूप मैग्नेटिक फील्ड में जब रोटेट करता है तो जो पीक वोल्टेज होता है या मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उसकी वैल्यू होती है NBA ओमेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ लूप एक ही है, सो ये हो जाएगा सिंपली BA, एंड A हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एलिप्स दिया हुआ है विद सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, सो उसका एरिया हो जाएगा पाई स्मॉल a स्मॉल b and into omega. So this is the peak value of the induced voltage and then average power loss. अब ये सिंपल क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, V मैक्सिमम स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर कैपिटल B स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर। दिस इज V मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन 2 and then the resistance of the loop R. Okay, so this is the power loss due to joule heating. एंड ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ पिच 0.1 सेंटीमीटर and 50 divisions on its circular scale, the thickness of an object is measured. It should correctly be recorded as. So स्क्रू गेज दिया हुआ, उससे हम किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस मेजर कर रहे हैं, एंड उसको हम कैसे रिपोर्ट या रिकॉर्ड करेंगे उसका हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से चूज करना है कि जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी वो कौन सी पॉसिबल हो सकती है। सो यहाँ पर हमें पिच और सर्कुलर स्केल डिविजन्स जो दिए हुए हैं उससे हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन। पिच हमें दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर,
डिवाइडेड बाय सर्कुलर 50 सर्कुलर स्केल डिविजन्स हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.02 सेंटीमीटर। ओके, पिच ये सेंटीमीटर में है, तो ये हुआ लीस्ट काउंट। गिवन स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ये है। अगर लीस्ट काउंट ये है तो कोई भी मेजर्ड वैल्यू होगी वो इसी लीस्ट काउंट का मल्टीपल होगी। सबसे कम डिस्टेंस हम ये मेजर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिस्टेंस जो हम मेजर कर सकते हैं दैट विल बी 0.004 एंड देन 0.006। सो एनी रिकॉर्डेड वैल्यू विल बी मल्टीपल ऑफ दिस लीस्ट काउंट। एंड देन ऑप्शंस में जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं उसमें जो लास्ट डिजिट आ रहा है डेसिमल के बाद जो थर्ड प्लेस है वो 3 ऑप्शंस में ऑड नंबर है। तो अगर यहाँ पर ये इवन नंबर आ रहा है और सारी वैल्यूज इसके मल्टीपल होनी है तो लास्ट वाला ये डिजिट होगा वो इवन होगा। एंड इवन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो ये था हमारा 3 सितंबर का फर्स्ट सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट पार्ट ये हमने डिस्कस किया है। अब बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।